नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आलोक आप सभी लोगों का ग्रैंड मास्टर 360 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। क्लासेस सबकी चल रही होंगी, तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। तो शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को। तो सभी दोस्त सभी साथी जुड़ जाएंगे क्लास के साथ और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता है जैसे कि क्लास हमारी होती है करंट अफेयर्स की, और करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला ऐसा सब्जेक्ट है जो हर पहलू को कवर करते हुए चलता है। ठीक है, तो एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और कंप्लीट एनालिसिस के साथ आप लोग जुड़ेंगे। मैं आलोक शुरू करता हूं आज की क्लास। तो कहते हैं कि खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक, तो आपकी मंजिल जो है उस पे नज़र बना के रखना है, उसको ज़रूर हासिल करना है एट एनी कॉस्ट। तो उसके लिए वो कॉस्ट क्या होगी, वो आपकी मेहनत होगी। ठीक है, तो मेहनत में कभी भी कमी नहीं करनी है। क्लियर? अगर मेहनत में आपने कमी किया तो मंजिल आपसे दूर होती जाएगी और ये हमें नहीं होने देना है। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर करेंगे, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। और पहला टॉपिक है माई स्कूल माई प्राइड पहल। ठीक, तो माई स्कूल माई प्राइड पहल जो है, ये अभियान जो है ये कहाँ पर चालू किया गया? हिमाचल प्रदेश में चालू किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो याद रखना है आपको। पहला क्या है हमारा टॉपिक? माई स्कूल माई प्राइड। ठीक है, क्या है? माई स्कूल माई प्राइड। ठीक, अब इसको शुरू कहाँ पर किया गया है? तो इसको शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। क्लियर? कहाँ पर शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक, तो देखेंगे सरकार ने क्या किया। माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत व्यक्तियों और संगठनों को कैरियर परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पसंद का स्कूल अपनाने, शिक्षण के लिए अतिरिक्त या विशेष कक्षाएं आयोजित करने, योग प्रशिक्षण और स्कूल को धन दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो अभियान है इसको चलाया गया है, और इसको किस योजना के तहत चलाया गया है? इसको चलाया गया है अपना विद्यालय। ठीक है, एक कार्यक्रम है अपना विद्यालय, जिसके तहत माई स्कूल माई प्राइड जो कार्यक्रम है इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, कार्यक्रम समाज को वापस लौटाना, ये कार्यक्रम का नाम है। पहल के तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों या अन्य कर्मचारियों, पेशेवरों, गृहिणियों या समाज के किसी अन्य सदस्यों को आगे आने और बिना भुगतान या मानदेय के लिए, अगर कोई व्यक्ति है जो स्वेच्छा से जो छात्र हैं उनको पढ़ाना चाहता है, अपनी सेवा देना चाहता है, जैसे कुछ क्या है, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं या फिर कोई गृहिणी है, उनको नॉलेज है, उन्होंने बीएड बीटीसी ये सब चीज़ें कर रखी हैं, तो वो भी सॉरी तो वो भी यहाँ पर इससे जुड़ सकती हैं। वो क्या है, शिक्षण प्रदान कर सकती हैं। फिलहाल इसके लिए आपको ना ही कोई वेतन प्रदान किया जाएगा और ना ही कोई मानदेय वो प्रदान किया जाने वाला है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो माई प्राइड माई स्कूल कहाँ पर शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। प्रभा अत्रे जी हैं, इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ये कौन है? प्रभा अत्रे। ठीक है, ये किराना घराना से जुड़ी हुई शास्त्रीय गायिका थी। ठीक है, इनका क्या हो गया? निधन हो गया। इनकी एज कितनी थी? 92 ईयर्स, 92 साल की थी। शनिवार को सुबह पुणे में इनका क्या होगा? देहांत हो गया। ठीक, इनको 1990 में पद्मश्री से, 2002 में पद्म भूषण से, 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक, 1932 में इनका जन्म हुआ था। ये किराना घराना जो होता है संगीत का, आपको पता होगा संगीत में बहुत सारे घराने होते हैं, तो ये किराना घराना से संबंधित गायिका थी। क्लियर? कहाँ से संबंधित थी? किराना घराना से संबंधित थी। इन्होंने क्या था, ठुमरी, दादरा, गजल, गीत,
नाट्य संगीत और भजन गायन में इनको महारत हासिल थी। इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो म्यूज़िक से नहीं था, फिर भी ये कहाँ से जुड़ी, म्यूज़िक के क्षेत्र में जुड़ी और शास्त्रीय गायिका थी ये एक प्रसिद्ध। ठीक है, किराना घराना क्या है? किराना घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत और गायन की हिंदुस्तानी ख्याल गायकी। ठीक है, क्या है ये? ख्याल गायकी। ख्याल जैसे क्या होता है, जैसे ठुमरी गाया जाता है, कव्वाली गाई जाती है, गजल गाया जाता है, वैसे क्या होता है, ख्याल भी होता है। ठीक, तो ये क्या है? ठुमरी गायकी की परंपरा को वहन करने वाले हिंदुस्तानी घरानों में से एक है। इसका जो नामकरण हुआ है वो उत्तर प्रदेश के प्रबुद्धनगर जिले के एक तहसील कस्बा किराना से हुआ माना जाता है। ठीक, उस्ताद अब्दुल करीम खान का जन्म स्थान भी है यहाँ। कहाँ पर? किराना जो ब्लॉक है, कस्बा है, वहाँ पर, जो 20वीं सदी में किराना शैली के सबसे महत्वपूर्ण भारतीय संगीतज्ञ थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रभा अत्रे जी का निधन हो गया। ये किससे संबंधित थी? शास्त्रीय गायिका थी, शास्त्रीय गायन से संबंधित थी। ठीक है, क्लियर। आगे चलेंगे। अगला टॉपिक क्या है? युवा निधि। ठीक है, तो ये बेरोजगार लोगों के लिए एक जैसे आप समझ लीजिए स्कॉलरशिप टाइप में है। कहाँ पर शुरू किया गया है? तो इसको शुरू किया गया है कर्नाटक की सरकार के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक में किसकी गवर्नमेंट है? आपको पता होगा, कांग्रेस की। और सिद्धारमैया जो हैं ये कौन है वहाँ के? सिद्धारमैया जो हैं ये मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? कर्नाटक के। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार ने जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, स्नातक पास युवाओं को 3000 रुपये तथा जो डिप्लोमा धारक हैं उनको 1500 रुपये हर माह जो है वो बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। ये क्या थी? कांग्रेस की जो घोषणा पत्र था कर्नाटक चुनाव के लिए, उनमें से ये एक घोषणा थी। तो इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो युवा निधि कहाँ? कर्नाटक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें क्या है? जो ग्रेजुएट हैं उनको 3000 रुपये महीना और जो डिप्लोमाधारी हैं इनको 1500 रुपये महीना जो है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक, फिर उसमें शर्तें क्या है कि यह योजना उन स्नातक और डिप्लोमा धारक युवाओं के लिए है जो एकेडमिक ईयर 2022-23 में पास हुए और शिक्षा पूरी हो जाने के बाद 3 महीने या फिर 6 महीने, ठीक है, कितने? 6 महीने तक ये क्या है? बेरोजगार है। ठीक है, मतलब 180 दिन के बाद भी ये बेरोजगार हैं डिग्री कंप्लीट करने के बाद, तो इनको इस योजना का लाभ जो है वो मिलेगा। और सिर्फ कितने दिन के लिए? 2 साल के लिए मिलेगा। और अगर बीच में आपकी नौकरी लग जाती है तो यह क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक, जिन युवाओं ने शिक्षा के लिए पंजीकरण कराया है और आगे पढ़ना चाहते हैं वो इसके पात्र नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको बेरोजगार बैठना पड़ेगा, तभी आपको ये पैसे जो है वो सरकार के मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? उसका बजट है कि कितना खर्चा होगा। तो 250 करोड़ रुपए की मंजूरी है। 2026 के बाद हर साल 1500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो सरकारें जो है वो दिन के दिन निकम्मी होती जा रही हैं। इसमें क्या ही किया जाए? अगर 1500 करोड़ रुपए को शिक्षा व्यवस्था पर लगाया जाए या फिर नौकरियां विकसित करने के लिए लगाया जाए तो 2 ही साल में आप इतना जो आधारभूत अवसंरचना है नौकरियों के लिए वो जनरेट कर सकते हैं कि कर्नाटक के युवाओं को ऐसे भटकना ना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट्स को करनी चाहिए, लेकिन क्या है, ये वोट की राजनीति है। ठीक, तो वोट की राजनीति के लिए ये कहीं तक भी गिर सकते हैं। आप इनसे ज़्यादा मतलब ना रखें नेताओं से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बस आपको याद क्या रखना है? युवा निधि जो है वो कर्नाटक में जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए चलाई गई योजना है एक। ठीक, INS चीता, गुलदार और कुंभीर इनको रिटायर कर दिया गया है। ये क्या है? नौसेना के जहाज हैं। कौन से हैं ये? नौसेना के जहाज हैं और इनको क्या कर दिया गया? रिटायर कर दिया गया है। ठीक है, क्या हो गए? ये रिटायर हो गए, मतलब ये इनका डीकमीशन कर दिया गया है इनको। तो भारतीय नौसेना के युद्धपोत चीता, गुलदार और कुंभीर को राष्ट्र की 4 दशकों की गौरवशाली सेवा, मतलब लगभग 40 साल की सेवा प्रदान करने के बाद इनको 12 जनवरी 2024 को सेवा मुक्त कर दिया गया। क्लियर? इनको कहाँ पर सेवा मुक्त किया गया? तो पोर्ट ब्लेयर में एक पारंपरिक समारोह में, जिसमें सूर्यास्त के समय राष्ट्रीय ध्वज, नौसेना पताका और तीनों जहाजों की डीकमीशनिंग प्रतीक को अंतिम बार नीचे उतारा गया। क्लियर? तो आपको नाम याद रखने हैं। क्या क्या नाम है? चीता, गुलदार और
कुम्भीर, इनको क्या कर दिया गया, डीकमीशन कर दिया गया है। ठीक, इनका जो निर्माण हुआ था तो आईएनएस चीता, गुलदार और कुम्भीर को पोलैंड के डिनिया शिपयार्ड में पोलनोकनी श्रेणी के ऐसे जहाज़ों के रूप में तैयार किया गया था जो टैंक, वाहन, कार्गो, सैनिक, इन सबको क्या हो बंदरगाह तक ये पहुंचा सकें। ठीक, इनको 1984, 1985 और 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। क्लियर सभी को? तो आपको क्या नाम याद रखना है, इन जहाज़ों के नाम याद रखना है। इसमें कौन कौन सा है, चीता है, और कौन है, गुलदार है, ठीक, और कौन है, कुम्भीर है। कौन है, कुम्भीर। ठीक, और दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, कहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर में। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है, डेट 12 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको याद रखनी है, इनको डीकमीशन कर दिया गया है। आगे चलेंगे, अपना अगला टॉपिक जो है वो क्या है, वो है विलियम लाई चिंगते। ठीक है, तो ये क्या है, कोई जगह नहीं है, ये एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, और ये जिनका नाम है ये क्या बने हैं, ये ताइवान के राष्ट्रपति बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या थे, ये वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट थे। और इनको थोड़ा इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये क्या है, थोड़ा एंटी चाइना है। ठीक है, ये क्या है, एंटी चाइना है थोड़ा, तो चाइना को सपोर्ट कम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पर जीत लिया है। तो देखिए, चीन और ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इसलिए है क्योंकि देखिए, चीन क्या दावा करता है कि ताइवान चीन का एक हिस्सा है। ठीक, और ताइवान बोलता है कि ये क्या है, एक स्वतंत्र राज्य है। तो ये क्या है, चाइना से ताइवान की स्थिति है। ताइवान के नीचे क्या है, फिलीपींस है, और यहाँ पर जो है वो जो समुद्री एरिया है जिसको क्या है, यहाँ पर साउथ चाइना सी है ये नीचे, और यहाँ पर ईस्ट चाइना सी है। ठीक है, और बीच में क्या है, ताइवान है, इसकी राजधानी क्या है, ताइपेई है। ठीक, तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं विलियम लाई चिंगते, ये राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। अब देखिए, ताइवान इंपॉर्टेंट क्यों है वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे ये सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ताइवान से ही 90% सेमी कंडक्टर जो चिप्स हैं इनकी सप्लाई होती है। ठीक, अब सेमी कंडक्टर चिप जो होती है वो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, वो बिना सेमी कंडक्टर चिप के नहीं बन सकता है। ठीक, आप कोई भी मशीन देखेंगे, एक ग्रीन कलर की प्लेट लगी होती है, छोटे छोटे सिलेंडर्स लगे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो क्या है, वो सेमी कंडक्टर हैं। ठीक है, तो उनकी जो सप्लाई है वो कौन करता है, ताइवान करता है। लगभग 90% सेमी कंडक्टर्स की सप्लाई किसके द्वारा होती है, पूरे विश्व में ताइवान के द्वारा होती है। और ताइवान की पूरी व्यवस्था इन्हीं सेमी कंडक्टर्स पे डिपेंड भी करती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर, लैपटॉप, कार, वॉशिंग मशीन, एटीएम, अस्पताल, हर जगह जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ये इसमें सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। और इसी पर ताइवान और वर्ल्ड दोनों की इकोनॉमी डिपेंड है क्योंकि क्या है, डिजिटल वर्ल्ड है, तो सारी चीज़ें क्या हैं, इलेक्ट्रिकल है, सारी चीज़ें गैजेट से चलाई जाती हैं। और ये गैजेट जो वर्क करते हैं वो किस पे वर्क करते हैं, सेमीकंडक्टर पे वर्क करते हैं। और सेमीकंडक्टर की 90% सप्लाई कौन कर देता है, ताइवान कर देता है। तो विलियम लाई चिंगते जो हैं वो क्या बन गए हैं, ताइवान के राष्ट्रपति बन गए हैं। ताइपाई यहाँ की जो है वो क्या है, राजधानी है। क्लियर? चलिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये क्या है, न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, देखते हैं। तो अभी क्या हुआ, 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो है वो बनाए गए। ठीक है, कितने, 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो है वो बना दिए गए, कंप्लीट हो गए। अब ये जो कार्ड बनाए गए, ठीक, वो किसके तहत बनाए गए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, ये क्या है, एक मतलब स्वास्थ्य योजना है जिसका जो क्या है, 5 लाख तक का जो है वो क्या देता है, एक तरह का स्वास्थ्य बीमा जो है वो प्रदान करता है लोगों को। आप 5 लाख तक का जो इलाज है वो करा सकते हैं। ठीक, तो इस योजना के तहत 6.2 करोड़ लोग मुफ्त अस्पताल में भर्ती, ठीक है, और 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई इन लोगों की। ठीक है, तो ये जो गरीब लोग हैं उनके लिए लाई गई एक योजना है। ठीक, क्लियर? लाभार्थी मोबाइल फ़ोन से आयुष्मान ऐप का उपयोग करके आयुष्मान कार्ड जो है वो बना सकते हैं। इसका लक्ष्य जो है वो 12 करोड़ लाभार्थी परिवारों का जो मतलब एक स्वास्थ्य देखभाल है उसको करना है। और इसमें क्या है, प्रति परिवार, एक परिवार को 5 लाख रुपए
पर ईयर जो है वो स्वास्थ्य बीमा जो है वो कवर किया जाता है। इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो 2018 में स्टार्ट किया गया था। कौन करेगा? तो बस वही नेताजी मोदी जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो हर चीज़ यही स्टार्ट करते हैं आजकल, जो माहौल है थोड़ा, ठीक है। तो सारी चीज़ें इनके द्वारा ही स्टार्ट की जा रही हैं। तो सितंबर 2018 में पीएम जन आरोग्य योजना को स्टार्ट किया गया था। तो आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन बीमा योजना है, ठीक है। तो ये क्या है? विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ठीक है। नाम क्या है इसका? इसको हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं। इसको हम प्रधानमंत्री पीएम जय भी बोल देते हैं, ठीक। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं ठीक है। यह पूरी तरह से कैशलेस हेल्थ केयर योजना है। परिवार का आकार, आयु, लिंग, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पहले से मौजूद सभी स्थितियां पहले दिन से ही शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, आपको मैंने बता दिया है। इसमें अभी क्या अपडेट है? तो 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो है वो बनाए जा चुके हैं इस योजना के तहत। तो इसलिए ये जो है वो न्यूज़ में है। आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक पर। तो कहाँ न्यूज़ है? केरल से ऑपरेशन अमृत, ठीक है। तो ये किसके लिए है? ये है जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं, तो ये क्या करती हैं? आदमी के लीवर पर बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। जैसे लोग होते हैं, थोड़ा सा सर दर्द किया, दवा खा लिए, थोड़ा सा बदन दर्द हुआ, दवा खा लिए, ठीक, थोड़ा सा सर घूमा, दवा खा लिए, चक्कर आया, दवा खा लिए, ठीक। तो देखिए क्या है, पहली बात तो आदमी की जो जीवन शैली है वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित होती चली गई। अब क्या है, जो फास्ट फूड है इस पर आदमी ज़्यादा डिपेंड हो गया है, ठीक है। जैसे नेचुरली जो चीज़ें होती थी, अब उनको क्या किया जा रहा है? हाइब्रिड तरीके से बनाया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हाइब्रिड तरीके से बन रही हैं वो हाइब्रिड तरीके से फ़ायदा भी कर रही हैं, ठीक। तो इसके लिए क्या है, केरल ने क्या किया? ऑपरेशन अमृत चलाया है। ये किसके लिए है? ये एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं, जो इसका एक्सेसिव यूज़ है, बहुत ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको रोकने के लिए चलाया गया है, ठीक। तो इसको रोका जाएगा कैसे? तो देखिए, केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए जनवरी 2024 के पहले सप्ताह में ऑपरेशन अमृत, ठीक है, ऑपरेशन अमृत का जो परीक्षण है उसको शुरू किया। इसके अनुसार फार्मेसियों को एंटीबायोटिक बिक्री का सटीक बोर्ड रखना होगा, ठीक है। और उस बोर्ड पे क्या लिखना है कि डॉक्टर के सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं बेची जाएंगी। क्लियर? तो जैसे आप देखते होंगे दुकानों पर लिखा रहता है कि आज नगद कल उधार, या फिर ग्राहक राजा होता है और राजा उधार नहीं मांगता। तो इसी तरह अब जो मेडिकल शॉप्स हैं वहाँ पर इनको लिखना होगा कि, ठीक है, इनको ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन करनी होंगी कि विदाउट द जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना उसकी पर्ची के, बिना उसके सलाह के मेडिकल स्टोर डायरेक्टली आपको एंटीबायोटिक दवाएं नहीं दे सकते हैं। कहाँ पे? केरल में, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि देखिए आप थोड़े से सर दर्द के चक्कर में 2 रुपये 4 रुपये की कोई नॉर्मल सी दवा लेके खाते हैं, ठीक। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेंगी जब आप उम्र के साथ ढीले होते जाएंगे, ठीक है। जब कमर आपकी बेंड होती जाएगी धीरे धीरे, तब आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि जो जवानी में सर दर्द के लिए कॉरपोरेट मजदूर जो होते हैं, थोड़ा मतलब जो जिनकी भी प्राइवेट नौकरी होती है, हमारी भी है, तो ये इन लोगों को जो दिक्कत होगी, जैसे ऑफिस में मैनेजर की सुने सर दर्द हुआ, दवा खा लिए, तो वो धीरे धीरे क्या है, हैबिट में आ जाता है। लोग क्या करते हैं, 4 सीढ़ी चढ़े, पैर दर्द हुआ, दवा खा लिए, थोड़ा धूप में बैठे, सर दर्द हुआ, दवा खा लिए, पेट में दर्द हुआ, दवा खा ली। हर चीज़ के लिए ऑप्शन क्या रख लेते हैं? एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक क्या है, लीवर पे बहुत ज़्यादा क्या है, हार्मफुल होती है, बहुत ज़्यादा ये नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक। आप बढ़िया अच्छे समय तक आपका लीवर धकाधक आपके खाने को मतलब जो है वो आपका साथ देता रहे, ठीक है। तो क्योंकि देखिए पैक भी मारने वाले लोग होते हैं, तो उसके लिए भी लीवर ज़रूरी है। तो अब दवा खा के लीवर ख़राब करेंगे और दूसरी साइड से भी ख़राब हो रहा है, तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं
तो इसीलिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो अमृत ऑपरेशन जो है ये इसीलिए चलाया गया है। ठीक, इसमें क्या है, दुकानों पर छापेमारी वगैरह भी हो सकती है। सहायता के लिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है कि अगर कोई दुकानदार ऐसे बेच रहा है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के एंटीबायोटिक्स को, तो आप वहाँ पर क्या है शिकायत दर्ज करा सकते हैं अपनी। केरल सरकार भारत का पहला राज्य था जो 2018 में KARSAP पर राज्य कार्य योजना लेकर आई। AMR पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुरूप केरल की योजना एक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। तो ये सारी जानकारी के लिए है, जो मेन था वो यही है। ऑपरेशन अमृत कहाँ पर चलाया गया है, तो केरल में चलाया गया है सर। किसके लिए चलाया गया है, तो जो एंटीबायोटिक्स दवाएं होती हैं उसका जो एक्सेसिव यूज़ है, बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है लोगों के द्वारा, उसको रोकने के लिए। ठीक, क्लियर। आगे चलेंगे, अगला टॉपिक जो हमारा है उसके बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा माननीय मुनव्वर राणा जी हैं। इनका ये कौन है, ये मशहूर शायर हैं मुनव्वर राणा। तो इनका जो है वो डेथ हो गई इनकी बेचारे की। ठीक, तो ये एक मशहूर शायर थे, शायरी इनकी लाजवाब होती थी। ठीक है, तो इनकी जो एक शायरी है कि किसी को घर मिला किसी के हिस्से में क्या है दुकान आई, मैं घर का सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। तो ये इनकी सबसे फेमस एक शेर टाइप में था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इनका जो है वो 14 जनवरी को रात में क्या हुआ, निधन हो गया। और जो मतलब जैसे बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ थी उन्होंने शोक व्यक्त किया है। ये उर्दू साहित्य के बड़े नाम थे। 26 जनवरी 1952 को रायबरेली में इनका जन्म हुआ था। तो एक तरह से हमारे पड़ोसी भी हैं। ठीक है, 2014 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। बाद में थोड़ा नाराज वाराज हो गए थे गवर्नमेंट से, तो इन्होंने अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस भी कर दिया था। तो ये सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं इनके बारे में। ठीक, तो आपको याद रखना है मुनव्वर राणा जी का निधन हो गया। कहाँ से थे, ये थे रायबरेली से। और इनको 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। इनका सबसे जो एक फेमस शेर है वो मैं कहना चाहूँगा कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। तो काफ़ी इमोशनल लाइंस हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, तो ठीक है, बीच में शेरो शायरी भी हो गई क्लास के। तो आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्या है, माघ बिहू। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आपने इसको नोट करना है। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माघ बिहू, क्योंकि बिहू जो है वो 3 प्रकार से मतलब 3 प्रकार होता है इसका। ठीक है, तो ये कौन सा है, माघ बिहू। ठीक है, माघ बिहू है। बिहू कहाँ मनाया जाता है, आपको पता है, असम में मनाया जाता है। और ये बहुत सारे त्यौहार हैं वो एक साथ मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल हो गया, मकर संक्रांति हो गया, और क्या हो गया, लोहड़ी हो गई। ठीक है, और क्या हो गया, बिहू हो गया। तो ये क्या है, अलग अलग राज्यों में एक खिचड़ी भी होता है। ठीक है, हमारे यूपी में। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से ये सारे त्यौहार जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, सेम डे किए जाते हैं। इसका जो एक मीन होता है वो एक नई फसल का उत्सव होता है। ठीक है, तो माघ बिहू असम राज्य का एक प्रमुख पर्व है। उत्तर पूर्वी राज्य में इसे बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ठीक है, जब क्या होता है, सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं तब। ठीक है, उत्तरायण का मतलब क्या है, सूर्य जो है वो अब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सूर्य क्या बढ़ेंगे, पृथ्वी जाती है, लेकिन माना जाता है ऐसा कि सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं और दक्षिणायन हो रहे हैं। तो जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो जो हमारा जो हम जिस गोलार्ध में रहते हैं वहाँ पर क्या होगा, अब भारत जैसे जो क्षेत्र हैं इनको क्या होगा, अब जो गर्मी अधिक प्राप्त होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब धीरे धीरे सूर्य जो है वो हमारे जो है वो पास आएगा। ठीक है, तो हमारे दिन क्या होंगे, अब लंबे होने शुरू हो जाएंगे। तो दिन की जो अवधि है वो बड़ी हो जाएगी, रात की अवधि जो है वो कम होगी धीरे धीरे। तो सूर्य उत्तरायण होते हैं तो उत्तर भारत में मकर संक्रांति, पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी, दक्षिण भारत में पोंगल, और ठीक उसी प्रकार उत्तर पूर्वी राज्य असम में माघ बिहू मनाया जाता है। ठीक, पोंगल की तरह बिहू भी जो है वो किसानों का ही त्यौहार है। और इसी दिन जो है वो प्रकृति और भगवान को फसलों की अच्छी पैदावार के लिए क्या करते हैं, थैंक्स बोलते हैं, थैंक यू भगवान जी कहते हैं। ठीक, तो यह त्यौहार माघ के महीने में मनाया जाता है।
तो माघ का महीना जैसे जिन लोगों को नहीं पता होगा वो हिंदी महीना होता है, तो कहाँ से शुरू होता है? चैत से। ठीक है, तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, माघशीष, ये सारे जो मंथ्स हैं वो क्या है? हिंदी महीने होते हैं। तो माघ के महीने में मनाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? माघ बिहू बोलते हैं। ठीक, क्लियर? यह एक हफ्ते भर मनाया जाता है, 7 दिन का पर्व होता है और इसमें जो है पारंपरिक असमिया खेल जैसे टेकली, भोंगा और भैंस लड़ाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। टेकली, भोंगा और भैंस लड़ाई यहाँ पर जो इसके पारंपरिक खेल हैं, पुराने समय से चले आ रहे हैं, इनको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, सभी लोगों को क्लियर है? माघ बिहू के अलावा असम में बोहाग बिहू और कोंगली बिहू, ठीक है, मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के जो बिहू है वो मनाए जाते हैं। एक का होता है माघ बिहू, ठीक, दूसरा क्या होता है? बोहाग बिहू, और तीसरा क्या होता है? कोंगाली बिहू। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जो बिहू है ये मनाया जाता है अलग अलग महीने में। जैसे जो बोहाग बिहू है ये आता है वैशाख के महीने में। ठीक है, तो याद करना बहुत ही आसान है, बोहाग बिहू बासे वैशाख। ठीक है, माघ बिहू में माघ लगा ही है, तो माघ में वैसे भी ठंडी पड़ती है, तो आपने याद रखना है ठंड का महीना मस्त जनवरी वाला, खिचड़ी वाला। ठीक है, और जो कोंगली बिहू है ये का से कोंगली और का से कार्तिक माह। ठीक है, तो ये कार्तिक माह में मनाया जाता है। ठीक, क्लियर है? जब माघ बिहू माघ के महीने में मनाया जाता है, ये आपको पता है, इसीलिए इन सब का नाम जो है वो अलग अलग प्रकार से रखा गया है। ठीक, तो यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट था वो चीज़ें आपको याद रखनी है, और इसकी लास्ट लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग याद कर लीजिए, नहीं तो फंस जाएंगे पेपर में, फिर मुझे मत कहना कि सर बताया नहीं गया था, क्योंकि मैं बता के जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये जो लाइन है, ठीक, इस लाइन को इम्पोर्टेंट नोट करके रखना है, इसको जरूर याद रखना है। ठीक, क्लियर? तो ये इतना आपको याद रखना है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है भीष्म। ये क्या है? तो 25 एक मिनट, ये ज़्यादा ही मोटा मोटा चल रहा है। हाँ, ठीक है, तो क्या है कि 25T बोलार्ड पुल टग भीष्म क्या है? इस जहाज का नाम है। ठीक है, ये क्या है? भीष्म। ठीक, इसको 14 जनवरी 2024 को मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता में कमांडर एस श्री कुमार युद्धपोत उत्पादन अधीक्षक कोलकाता के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक, किसके द्वारा? तो ये सिंपली क्या है, ये बाकी जो पोत हैं उनको ये एक तरह से खींचने के लिए काम में आता है। ठीक है, यह टग भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल की गौरवशाली ध्वजवाहक है। ठीक, आत्मनिर्भर पहल के तरह क्या था, 6 25T BP टग्स के निर्माण का जो था वो अनुबंध था। ठीक, तो इसीलिए इनका जो है अनुबंध जो पूरा किया जा रहा है, तो इसमें जो भीष्म है इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो इसका नाम आपको याद रखना है, जहाज का या फिर पोत का क्या नाम है? भीष्म। ठीक, उसके बाद क्या है, टग की उपलब्धता नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों को बर्थिंग ऑन अनबर्थिंग मोड़ पर सीमित पानी में पैंतराबाजी के दौरान सहायता की सुविधा प्रदान करने के लिए, या फिर जो इनको मतलब कोई भी जैसे एक पनडुब्बी हो गई, कोई पोत हो गया, कोई जहाज हो गई, तो जहाँ पर पानी कम होता है या फिर कोई मोड़ है, इन सब जगहों पर ये क्या करती है, उसको खींच के पार करने की क्षमता रखती है। ठीक, टग्स लंगरगाह पर जहाज़ों के अग्निशमन में सहायता भी प्रदान करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये मल्टीपर्पज़ होता है, आपको पता है। ठीक, तो आपको सिंपली याद क्या रखना है, निर्माता कौन है? मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड, और इस जहाज का नाम क्या है, जो टग है वो क्या है? भीष्म। ठीक, तो इसको लॉन्च कर दिया गया। उसके बाद धुरंधर खिलाड़ी रोहित शर्मा के बारे में एक खबर है उड़ती उड़ती जो आई है, कि जो अफगानिस्तान के साथ दूसरा जो मैच था अभी संडे को, तो उसमें क्या हुआ, भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने क्या किया,
150 T20 खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। ठीक है, तो पहले जो मेल प्लेयर हैं ये 150 T20 खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। यह उपलब्धि होलकर क्रिकेट स्टेडियम अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे T20 मैच के दौरान हासिल की। ठीक, उसके बाद क्या है, इसके साथ ही 100 T20 जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। ठीक, रोहित शर्मा T20 में सबसे ज्यादा रन आपको पता ही है, ये हैं विराट कोहली हैं, दो लोग हैं जो एक धुरंधर आदमी है। ठीक, 149 मैच इन्होंने खेले थे, ये कौन सा था, 150वां था। तो 149 में 140 की स्ट्राइक रेट से 3853 रन बनाए हैं और T20 में 4 शतक भी लगाए हैं। ठीक है, और 4 शतक लगाने वाले और कौन कौन है, ग्लेन मैक्सवेल है और सूर्य कुमार यादव हैं। तो ये चीज़ें डेटा है, फैक्ट है, आपको याद रखना है। आगे चलेंगे जल्लीकट्टू स्टेडियम। ठीक है, तो जल्लीकट्टू कहाँ का त्यौहार है, आपको पता है ये तमिलनाडु का त्यौहार है। ठीक है, तो ये भी मनाया जा रहा है। कब मनाया जाता है, जब पोंगल होता है तब ये मनाया जाता है। मतलब अभी जो ये टाइम चल रहा है इस टाइम पे जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। तो जो मदुरई में क्या है, जल्लीकट्टू स्टेडियम बना है, तो 23 जनवरी को इसका उद्घाटन कौन करेगा, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, इनके द्वारा किया जाएगा। जो नाम है वो राज्य के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं M करुणानिधि के नाम पर इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी उसकी एडिशनल जानकारी है। तो आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है जल्लीकट्टू स्टेडियम के बारे में। तो ये स्टेडियम कहाँ पर है, मदुरई में है। ठीक है, और किसके नाम पर है, तो ये है M करुणानिधि के नाम पर। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है, जल्लीकट्टू क्या है, ये तमिलनाडु का प्राचीन खेल है। ठीक है, इसमें जो है वो सांड छोड़े जाते हैं। ठीक है, कौन, सांड मतलब बैल। ठीक है, और इनको क्या है, काबू में करना होता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, इस खेल की शुरुआत में सबसे पहले 3 सांडों को छोड़ा जाता है। ठीक, ये सांड गांव के सबसे बुजुर्ग होते हैं जिन्हें कोई नहीं पकड़ता क्योंकि इन्हें सान माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक तरह से ध्वजवाहक टाइप में होते हैं, ये पहले आगे निकल जाते हैं। इसके बाद जो है वो काम शुरू होता है। काम क्या होता है कि बहुत सारे सांड होते हैं और उनके जो सींग होती है उसमें एक थैली बांधी जाती है सिक्कों की। ठीक है, पोटली बांधी जाती है। ठीक, और उसके बाद जब इसको छोड़ा जाता है तो जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, खिलाड़ी जो है वो क्या करेंगे, उस थैली को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक, और उस थैली को पकड़ने की जब कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ लोगों को चोट वोट भी लग जाती है। ठीक, और इसकी क्या है, एक निश्चित जो है वो डिस्टेंस होती है कि इतनी दूरी के अंदर अंदर इस सिक्के को निकालना है, और जो निकाल लेता है वही क्या होता है, विजेता होता है। ठीक, क्लियर। अब इसमें क्या हुआ था, बीच में एक न्यूज़ टाइप में आई थी कि इसमें जो बैल होते हैं इनको कुछ लोग क्या है, मदिरा या फिर दारू जो है शराब पिला देते हैं। ठीक, तो इन सब को लेके सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इसको क्या कर दिया, फिर से लागू कर दिया। तो वर्तमान समय में ये क्या है, मनाया जाता है। और लगभग ये क्या है, 2500 साल पुराना खेल है। ठीक, तमिल के दो शब्द जली और कट्टू से ये मिलकर बना है। जली का अर्थ होता है सिक्का और कट्टू का अर्थ होता है सिंह। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, आपने पढ़ लिया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, तो पहले तो भारत माता की जय। ठीक, तो भारतीय थल सेना दिवस। ठीक, तो भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता है 15 जनवरी को मनाया जाता है ये। ठीक, तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इन सैनिकों को सलाम है हर भारतीय की तरफ से, जिनकी वजह से हम सुकून से रह पा रहे हैं इस सीमा के अंदर। बाकी तो राज्य पाकिस्तान भी है एक देश हमारे साथ का ही बना हुआ, वहाँ सोते भी हैं तो डर लगता है कब खटिया के नीचे बम फट जाए। ठीक, तो साल 2023 में ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो है वो 4th लार्जेस्ट आर्मी है विश्व की, मतलब पूरे विश्व की 4थी सबसे बड़ी आर्मी है। ठीक, उसके बाद क्या है, भारतीय सेना में महिलाओं को जो स्थान प्राप्त है, तो महिलाओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं भारतीय सेना में। इसका श्रेय जाता है पुनीता अरोड़ा को। ठीक है, पुनीता अरोड़ा भारतीय नौसेना में पहली लेफ्टिनेंट जनरल थी। ठीक, उनका जन्म आज़ादी के पहले पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में 13 अक्टूबर 1932 को हुआ था। 2004 में ये सेना के
लेफ्टिनेंट जनरल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। ठीक, किरण शेखावत हैं, ये देश की मतलब भारत की पहली महिला शहीद हैं। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थानपुर में 1 मई 1998 को हुआ था। हरियाणा में शादी के बाद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत ऑन ड्यूटी शहीद होने वाली पहला महिला अधिकारी थी। 2010 में ये कहाँ हुई? भारतीय नौसेना में ये क्या हुई? भर्ती हुई। और 24 मार्च 2015 को क्या हुआ था कि इनका जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो उस दुर्घटना में इनकी क्या है वो मृत्यु हो गई और ये भारत की पहली महिला शहीद बनी। ठीक, क्लियर? आगे चलेंगे, कुछ और जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पर। क्या है, आपने देखा होगा जिनको हम कारगिल गर्ल बोलते हैं, इन पे मूवी भी बन चुकी है, गुंजन सक्सेना। ठीक है, तो इनको क्या है, ये भारत की पहली महिला पायलट थी जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान लड़ाई में भारत की तरफ से पाकिस्तान से लड़ा और इसके लिए इनको वीरता अवार्ड जो है वो सम्मानित किया गया था। दिव्या अजीत कुमार पहली महिला कैडेट हैं जिन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल हुआ। ठीक है, जब वो 21 साल की थी। सितंबर वर्ष 2010 में कप्तान दिव्या अजीत कुमार को सेना में वायु रक्षा कोर में नियुक्ति मिली। ठीक, ये जो सेना दिवस है ये 76वां भारतीय सेना दिवस है जो मनाया जा रहा है। 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जो है वो अंतिम ब्रिटिश जनरल फ्रांसिस बुचर जो था उससे कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला था। मतलब कुल मिला के भारतीय सेना को उसके पहले जो अध्यक्ष हैं वो मिले थे, उनका नाम क्या था? के.एम. करियप्पा। ठीक, तो इसीलिए 15 तारीख को ही ये जो सेना दिवस है वो मनाया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल जो है वो जेपी नड्डा के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, कहाँ पर, किसके लिए? तो ऐसे लोग जो पहली बार 18 की उम्र पार कर चुके हैं और ये पहली बार जो है वो मतदान देंगे। ठीक है, तो पहली बार जो लोग मतदान देने जा रहे हैं ये उनके लिए एक पोर्टल है, उनको पंजीकरण करने के लिए वो अपना जो मतलब क्या है नॉमिनेशन कर सकते हैं एज ए वोटर। उसके लिए क्या है नमो नव मतदाता जो है वो पोर्टल जो है वो शुरू किया गया है। ठीक है, क्लियर? चलिए, और उसको ठीक, तो युवाओं के बीच पार्टी की उपस्थिति को मजबूत और जीवंत लोकतंत्र, ये सब अलग चीज़ है। 25 जनवरी यहाँ पर जो डेट है इसके बारे में आप जान लीजिए। 25 जनवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो भारत के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है। और इसी के बाद आ जाता है 26 जनवरी जब हमको क्या है गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया जाना है। तो आपको बस ऐसे याद रखना है कि गणतंत्र दिवस पे हमें वोट देने की शक्ति प्राप्त हुई, लेकिन शक्ति एक दिन पहले मिल गई और 25 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है उसका आयोजन किया जाता है। पोर्टल लॉन्च किया गया है नमो नव मतदाता। ठीक, उसके बाद हिमालयन वुल्फ मतलब हिमालय पे पाए जाने वाला भेड़िया जो है ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि IUCN के रेड लिस्ट में इसको असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, तो ये उसका एक फोटो है, देख लीजिए, कुत्ते जैसा लग रहा है लेकिन है भेड़िया। ठीक, तो ये क्या है? एक ल्यूपिन शिकारी जीव है। अनुमान के अनुसार 227 से 378 इनकी क्या है संख्या है और ये तिब्बत के पठार में या फिर भारत के हिमालय की श्रृंखला में पाए जाते हैं। इनको तिब्बती भेड़िया भी कहा जाता है। ये 4 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर रहते हैं। तो सिंपल आपको बस इतना याद रखना है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है कैनिस ल्यूपस चांको, ये याद रखना है। IUCN के द्वारा इसको असुरक्षित घोषित किया गया है, ये याद रखना है। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। कहाँ पर मनाया गया? ये मनाया गया सर बीकानेर में। बीकानेर कहाँ पर है? राजस्थान में है। ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक, तो राजस्थान में ऊंट पाए जाते हैं इसीलिए वहीं पर मनाया गया। इसको जो हेरिटेज वॉक है उसके द्वारा इसका जो है वो 2-3 दिवसीय जो कार्यक्रम है वो मनाया गया। ठीक, क्लियर? तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया गया? बीकानेर में मनाया गया। इसमें क्या है ऊँटों को सजा वजा के एक परेड वरेड टाइप में चीज़ें होती हैं। बाकी सब चीज़ जो होता है वो बस आपकी जानकारी के लिए है, आप चाहें तो इसको
यहाँ से पढ़ सकते हैं, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्सव की शुरुआत रामपुरिया हवेली से हुई और हेरिटेज वॉक में सजे धजे ऊँट आए। लोक कलाकारों की जो है वो क्या हुई, शिरकत हुई। बहुत लोग यहाँ पर इसका मेन क्या है कि जो विदेशी पर्यटक हैं वो बहुत सारे आते हैं इसको देखने के लिए। उसके बाद न्यूज़ में है श्री मनोज कुमार, इनको क्या है IMMA के द्वारा IMMA लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। ठीक है, कहाँ प्रदान किया गया, हरित खनन पहल भारतीय खनिज उद्योग परिप्रेक्ष्य विषय पर नागपुर में एक सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें उनके ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया। क्लियर। उसके बाद आएंगे अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन पहला आपके पास क्या है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है योगेश सिंह, विजयवीर सिंधु, ओम प्रकाश, सौरभ चौधरी। तो आपको पता है, कल मैंने बताया था, जो योगेश सिंह हैं इन्होंने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, तो ये इंडोनेशिया में हो रहा है। कहाँ पर, जकार्ता में। ठीक, क्लियर। इन्होंने किसको हराया, तो मंगोलियाई निशानेबाज ने इस स्कोर के साथ रजत पदक जीता। ठीक है, तो इन्होंने किसको हराया। ठीक, उसके बाद कजाकिस्तान के निकिता चिरुयुकिन ने क्या है, कांस्य पदक जीता। तो आपको याद क्या रखना है, बस योगेश सिंह याद रखना है। एशियाई चैंपियनशिप 2024 शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में इन्होंने क्या किया, गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया। ठीक है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक, तो इसको किसने लॉन्च किया है, तो भारतीय सेना ने चलते फिरते त्वरित करने के रूप में विकसित एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया, जिसे संभव नाम जो है वो दिया गया है। संभव का पूरा नाम क्या है, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन नाम दिया गया है। ठीक, इंडियन आर्मी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसे शिक्षा और उद्योग के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की सहायता से विकसित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये किस पर है, 5G टेक्नोलॉजी पर विकसित किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी सही है, इंडियन आर्मी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। क्लियर। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। अभी आपको बताते हुए मैं आ रहा हूँ, ये कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार जो मनाया गया वो 76वां था। थीम क्या थी, तो थीम थी इन द सर्विस ऑफ द नेशन। ठीक है, क्या थी, इन सर्विस ऑफ द नेशन, राष्ट्र की सेवा में, ये क्या थी, एक थीम थी। ठीक है, और 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, तो 15 जनवरी 1949 को जो भारतीय ब्रिटिश सेना के बुचर थे, ठीक है, इनसे पदभार ग्रहण किया था KM करियप्पा ने। ठीक है, क्लियर है। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में मनोज पांडे हैं, कौन, सेना के प्रमुख। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले मेल क्रिकेटर कौन है, तो विराट कोहली, डेविड वार्नर, जो रूट, रोहित शर्मा। अभी मैंने आपको बताया था रोहित शर्मा है, इन्होंने 150 T20 में मैच जो खेला है उसका रिकॉर्ड बनाया है। और दूसरा रिकॉर्ड क्या है, 100 T20 मैच जीतने वाले पहले जो व्यक्ति हैं वो बन चुके हैं ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल या फिर अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया गया। तो ये अपना लास्ट टॉपिक था, बीकानेर में मनाया गया। हेरिटेज वॉक रामपुरिया हवेली से शुरू हुआ था। ठीक है, राजस्थान डेजर्ट महोत्सव जैसलमेर, नागौर मेला, नागौर और पुष्कर मेला पुष्कर में आयोजित किया जाता है। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, वनिंदु हसरंगा, एडम जंपा। तो शिवम दुबे बैट्समैन है, रवींद्र जडेजा ऑलराउंडर है, वानिंदु हसरंगा ऑस्ट्रेलियाई बॉलर हैं और एडम जंपा क्या है, वानिंदु हसरंगा श्रीलंकाई बॉलर हैं और एडम जंपा ऑस्ट्रेलियाई बॉलर हैं। तो यहाँ पर हसन रंगा जो हैं इन्होंने ये 19 रन देकर 7 विकेट हासिल किए। ठीक, और मात्र 35 गेंदों में, मतलब 6 ओवर में 1 गेंद कम, 35 गेंदों में इन्होंने 19 रन दिया और 7 विकेट जो है वो प्राप्त किए। क्लियर।
उसके बाद क्या है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे किस घराने से जिनका हाल में निधन हो गया। ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, किराना घराना, रामपुर घराना। तो प्रभा अत्रे का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कहाँ से थी? ये किराना घराना से आती थी। कहाँ से? किराना घराना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इनको क्या क्या मिल चुका है? तो इनको पद्म श्री, पद्म भूषण, राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार, टैगोर अकादमी रत्न पुरस्कार, इन सब चीज़ों से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक, और 1991 में उन्हें संगीत अकादमी नाटक पुरस्कार जो है ये भी प्रदान किया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारी क्लास। तो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। और अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। करंट अफेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम, सो बी विद मी एंड आई बेट आई कैन लीड टू यू टू योर मंजिल। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो न हार माननी है, न नौका को डूबने देना है और ना ही कोई और चीज़ होने देनी है। सारे काम होते रहेंगे, पढ़ाई करते रहिए, ठंडी बहुत है, रजाई में घुसे रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ठीक, तो तब तक आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा नमस्कार। ऑल द बेस्ट आप लोगों को आपकी तैयारी के लिए, आपके जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके लिए। तो मैं आलोक विदा लेता हूँ, आप चलते हैं। मिलते हैं कल इसी क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।